हेलो बच्चों। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हम पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। कल हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लिया था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब उसमें कौन कौन से केसेस होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ लिया था। क्यू वी बी साइन थीटा। केस नंबर फर्स्ट, अगर थीटा 0 डिग्री होता है, इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है तो जो चार्ज होगा उसकी वेलोसिटी भी इस तरफ ही होगी। तो अगर क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने पर साइन 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन पार्टिकल। पार्टिकल पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और क्योंकि फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। पार्टिकल का पाथ वैसा का वैसा ही रहेगा। और इस कंडीशन में जो पार्टिकल का पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये खास बात होती है तब जब थीटा 0 डिग्री होगा और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास हो जाएगा, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास हुआ है और पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और पार्टिकल उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की गुंजाइश है नहीं। सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है केस नंबर 2 में, जब थीटा 90 डिग्री होता है। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। इस केस में वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है और आपको पता है कि फोर्स तो दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है एक्स एक्सिस में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इस तरह से लगेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से क्रॉस मान लेते हैं और ये पार्टिकल क्यू जो v वेलोसिटी से
अब आप देख रहे हैं वेलोसिटी जो है वो आई कैप में है, प्लस एक्स डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है माइनस जेड में, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया है। तो फोर्स क्यू बी क्रॉस बी के हिसाब से प्लस जे डायरेक्शन में आएगा। तो जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये पार्टिकल ऊपर मुड़ जाएगा। और निकलने के बाद में इसका पाथ वापस स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अब जो पार्टिकल का पाथ बनेगा वो इस तरह से सर्कुलर होगा। जिसमें ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब थीटा 90 डिग्री होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा QVB, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, इसलिए पार्टिकल का जो पाथ होगा अब वो सर्कुलर हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। तो इस तरह से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एंटर होते ही इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और ये इस पाथ पर मूव करेगा और बाहर निकल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एंड होगा तो ये इस टेंजेंशियल पाथ पर एक्सिट हो जाएगा, और ये इस पार्टिकल का सर्कुलर पाथ बनेगा। सर्कुलर पाथ का जो सेंटर आएगा वो ठीक इस स्टार्टिंग, यानी कि जहाँ जिस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड का एंटर हुआ था उसके ठीक सामने मिलेगा। तो ये इस पाथ का सेंटर होगा, और ये रेडियस हो जाएगी। फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये वेलोसिटी थी, ये फोर्स था। तो QVB जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा रहा है। तो आप चाहो तो QVB को mv² r के बराबर कर दोगे, जिससे आपको इस पाथ की रेडियस मिल जाएगी। और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस आएगी mv/bq। ये v से भी कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू mv/bq। तो रेडियस के जो फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पर, r इक्वल टू mv/bq। mv को मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है √2me। तो यहाँ पर v तो वेलोसिटी है, p यहाँ पर मोमेंटम है,
और E यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। अगर वेलोसिटी सेम रखी जाएगी, एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी सेम रखी जाएगी, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q होगा पार्टिकल के लिए। अगर मोमेंटम सेम रखा जाए अलग अलग पार्टिकल्स का, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/q। और अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखा जाए, अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि पार्टिकल कौन सी क्वांटिटी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। कुछ एक पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो कॉमन पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर हम उनका चार्ज ले लेंगे और यहाँ पर हम उनका मास ले लेंगे, और यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q/m। जैसे कि पार्टिकल प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। Qp/mp इसका स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा। अगर अल्फा पार्टिकल मिलता है आपको, तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है। तो Q∝/m∝ करोगे अगर आप 2Qp/4mp, तो ये Qp/2mp आएगा। यानी कि इसका स्पेसिफिक चार्ज को अगर आप A बोलते हो, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज A/2 हो जाएगा। ड्यूट्रॉन भी हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है 1H2, और इस ड्यूट्रॉन पर चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है। ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है। Q ड्यूट्रॉन बाय m ड्यूट्रॉन करोगे तो Q ड्यूट्रॉन Q प्रोटॉन के बराबर और 2mp आएगा, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज भी A/2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे अलग है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, और इसका स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा Qe/me, जो कि प्रोटॉन से बड़ा होता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो देखना चाहता हूँ Q/m का, तो Q/m की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन का है इन सभी में। उसके बाद नंबर आएगा प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन और अल्फा का बराबर आएगा जो ठीक है ना, क्योंकि इनका तो मास ज़्यादा है। और भी Q∝/m∝ और Q ड्यूट्रॉन/m ड्यूट्रॉन यहाँ पर आएंगे। सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का Q/m सबसे ज़्यादा होता है। और आप देख लेंगे कि रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है, Q/m पर या m/q पर। वो अलग अलग केसेस में यहाँ पर डिपेंड, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीड की या वेलोसिटी की। जब वेलोसिटी सेम होती है तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड
प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन enter at 90 degree या perpendicular with equal kinetic energy, so the ratio of radius of their path will be, उनके पाथ का रेडियस का रेशियो क्या आएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिखा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम बाई क्यू हो जाएगा। ये जब काइनेटिक एनर्जी सेम होती है तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू होता है। अब पहला नंबर पर प्रोटॉन है, फिर आपके पास में अल्फा पार्टिकल है और फिर न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन का रेडियस आर पी, अल्फा का आर अल्फा और न्यूट्रॉन का आर डी, अंडर रूट एम प्रोटॉन बाई क्यू प्रोटॉन, अंडर रूट एम अल्फा बाई क्यू अल्फा, अंडर रूट एम न्यूट्रॉन बाई क्यू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को तो ऐसे ही पढ़े रहते हैं आप, बाकियों को आप प्रोटॉन की फॉर्म में देते हैं। एम अल्फा की जगह आप लिखेंगे 4mp, क्यू अल्फा की जगह 2qp, एम न्यूट्रॉन की जगह 2mp, सॉरी, क्यूपी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एमपी अंडर रूट एमपी अंडर रूट एमपी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा अंडर रूट 4 का मतलब 2 और नीचे भी 2 है, यहाँ बचा रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो आपका आंसर आ गया 1:1:2 रूट 2। इसका मतलब सबसे बड़ी जो रेडियस होगी वो न्यूट्रॉन की होगी, उसके बाद प्रोटॉन और अल्फा की बराबर होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। नंबर 1, सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल का टाइम पीरियड t इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई r बाई बी। आप r की जगह चाहें तो एम वी बाई बी क्यू रख देंगे, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m बाई बी क्यू। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप देखें इन तीनों को तो ये एम और क्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि एम और क्यू आपको दिख रहा है सब में आ रहा है, एम क्यू सब में आ रहा है, तो ये मास और चार्ज पर डिपेंड करेंगे। जब तक मास और चार्ज सेम रहेगा तब तक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जैसे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है
और इसके अंदर मान लेता हूँ ये प्रोटॉन है जो v वेलोसिटी से आ रहा है, और ये भी प्रोटॉन है लेकिन ये 2v वेलोसिटी से आ रहा है। इसका नाम है a, इसका नाम है b। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा किसकी है, b की, तो इसकी रेडियस ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल छोटा रेडियस बनाएगा, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो बड़ा रेडियस बनाएगा। लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम होगी क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये स्पीड या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये केवल पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर वो पार्टिकल एक ही है तो ये सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक पूरे सर्किल पर टाइम लगाएं। यहाँ पूरे सर्किल पर टाइम लगेगा नहीं क्योंकि सर्किल पूरा बनेगा ही नहीं। टाइम स्पेंट अगर आपसे पूछा जाता है जनरली जेईई में पूछा जाता है, टाइम स्पेंट अगर पूछा जाए कि किसने मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर रहा पार्टिकल, वो टाइम स्पेंड कहलाता है। तो अगर ये पार्टिकल का पाथ है जो मैग्नेटिक फील्ड में बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा v वेलोसिटी से, और सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ यहाँ बाहर निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने पर। स्पीड तो आपको पता है कि v ही रहेगी, ये इसके पाथ का सेंटर हो जाएगा। तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर पूरा एंगल 2 पाई बनाता तो उस पार्टिकल को टाइम t लगता। अगर एंगल यूनिट एंगल बनाता 1 डिग्री या 1 रेडियन तो उसको जो टाइम लगता वो t/2 पाई हो जाता। लेकिन थीटा एंगल बना रहा है तो टाइम स्पेंड जो आएगा वो हो जाएगा t/2 पाई इंटू थीटा। पार्टिकल इतनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, ठीक है ना। अब ये डेविएशन कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ पर कि पार्टिकल अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ। डेविएशन डिपेंड करता है पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, पार्टिकल के पाथ का रेडियस कितना है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ कितनी है। इन बातों पर डिपेंड करेगा पार्टिकल अपने पाथ से कितना डेविएट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटी सी विड्थ में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। अब पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
तो पार्टिकल इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। पार्टिकल ने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री की थी और इस पॉइंट से पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितना रहा, केवल यहां से लेके यहां तक ही रहा। यहां पर इसका सेंटर आएगा, और ये पार्टिकल का डेविएशन हो जाएगा थीटा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ यहां से लेके यहां तक डी है। तो अगर आप अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए तो ये O है, ये मान लेता हूँ A है और ये मान लेता हूँ B है। पॉइंट P पर उसने एंट्री की थी, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, पॉइंट P यहाँ पर कहीं आएगा। ये एंगल थीटा है। O से लेके B तक तो रेडियस है, ये पाथ की रेडियस है, ऐसा बना है पाथ। ठीक है ना, और ये D है। आपको थीटा चाहिए तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हो जाएगा D, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा R। D is the width of magnetic field and R is the radius. तो इससे आप पता लगा सकते हो कि पार्टिकल अपने पाथ से कितना डेविएट होगा। और आपको पता है कि ये D अगर R के बराबर हो गया तो साइन थीटा 1 हो जाएगा और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर D R से बड़ा हो गया तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती नहीं है। तो ये फॉर्मूला केवल तभी तक लग पाएगा जब विड्थ R के बराबर या उससे कम है। अगर R से बड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ रेडियस से बड़ी है, या फिर इसको हम सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड मान लें, सेमी इनफाइनाइट का मतलब इसको आपको एक एंड तो पता ही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये D है, जबकि पार्टिकल के पाथ की रेडियस कम ही है। पार्टिकल मान लेता हूँ इस पॉइंट पे ऐसे एंटर कर रहा था, तो जिस पॉइंट पर पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री की थी वो ये पॉइंट है। और जिस पॉइंट पर एंट्री की थी ठीक उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर सेंटर होगा। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की ठीक 90 डिग्री पर ये एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ के ठीक 90 डिग्री पर इसने एंट्री की है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ जो है वो रेडियस से ज़्यादा है, क्योंकि पार्टिकल के पाथ की रेडियस तो इतनी ही है,
जबकि विड्थ ज़्यादा है। तो ऐसे केस में पार्टिकल जिस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा उतने ही एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है। सॉरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आया था, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर ये एग्जिट कर जाएगा। तो उसका डेविएशन जो आएगा यहाँ पर वो 180 डिग्री आएगा। सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा सही होगा, जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पे जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की लंबाई चौड़ाई काफ़ी है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से स्टार्ट होता है वो उसकी बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सेमी इनफाइनाइट बोला है, क्योंकि ये एंड तो हमें पता है, आगे का हमें पता नहीं है। पूरा इनफाइनाइट तक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो पार्टिकल ने अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से एंट्री की है कि एंट्री करते समय बाउंड्री से एंगल जो बन रहा है वो 90 नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पर एंटर करी है उस पार्टिकल ने, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये एंगल जो है वो 90 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से ये थीटा डिग्री पर एंटर हुआ है। तो एग्जिट होते समय भी यहाँ पर ये एंगल उतना ही बनेगा जितना एंगल पर ये एंट्री किया था। और पार्टिकल का सेंटर जो आएगा वो हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर जो बनेगा इस पॉइंट पर, यहाँ से 90 डिग्री पर, यहाँ पर इसका सेंटर आएगा। तो पार्टिकल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ था यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ये एंगल जो मैंने लिया है यहाँ पर थीटा है, और आपको पता है कि ये पूरा एंगल 90 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल जो बनेगा 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेविएशन आएगा, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना रहा या कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है ना। तो ये लाइन और ये लाइन, ये इसके आने की डायरेक्शन है जब ये लाइन के अंदर एंटर हुआ था, और ये मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिट हुआ है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा कितना है 90। तो मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री से एंगल जो बन रहा था यहाँ पर वो थीटा बनेगा। थीटा एंगल पर एंट्री की थी तो थीटा एंगल पर बाहर निकलेगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो एंट्री आप यहाँ, आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, ये एंगल पूरा 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एंगल ये बन रहा है रेडियस, और ये टेंजेंट, तो ये एंगल 90 है, और ये एंगल भी कितना है 90 है, ठीक है। और ये एंगल कितना है 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा। तो डेविएशन यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा।
पार्टिकल कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 थीटा। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो, सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और आपसे कोई बोलता है कि पार्टिकल यहाँ पर 30 डिग्री पर एंटर हो रहा है, क्यू पार्टिकल है, तो आप समझ जाना कि 30 डिग्री पर एंटर हुआ है, तो यहाँ पर 30 डिग्री पे ही बाहर निकलेगा, और इस तरह से इसका ये सर्किल बन जाएगा, जिसका सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा। अब आप देखो, तो ये 30 है, ये क्या है, टेंजेंट है, और ये रेडियस है, तो ये एंगल 90 है। 90 और 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये 90, तो ये कितना हो गया, 30। ये भी कितना हो गया, 30। ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है ना। ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है, ये 90 है, 60 है, तो ये एंगल भी यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। तो ये एंट्री की डायरेक्शन और ये बाहर निकलने की डायरेक्शन, तो यहाँ डेविएशन हो जाएगा 60 डिग्री, जबकि पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बनाया था वो यहाँ पर 30 डिग्री था। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। मान लेते हैं कि आपको सामने ये क्वेश्चन आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल है जो इस तरह से एंट्री कर रहा है, अब ये प्लस पार्टिकल है और v वेलोसिटी से आया है। चलो ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री, ठीक है ना। अब पॉजिटिव पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो रोटेशन तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो पार्टिकल इस तरह से रोटेट करता हुआ और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, और ये एंगल 60 था, तो ये एंगल भी 60 होगा। सेंटर यहाँ पे कहीं बनेगा, ठीक है। अब ये 60 है, तो ये एंगल कितना है यहाँ पर, 120 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 30। ये 90, तो ये कितना हुआ, 60, तो ये भी कितना हो गया, 60। अब जो पार्टिकल का टाइम स्पेंड आएगा 60, 60, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब होता है 2π/3। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल बनेगा वो हो जाएगा 2π - 2π/3। 60 डिग्री पर आया था, तो 2π यानी कि 360 डिग्री। 60 पे आया था, तो 120 माइनस कर देंगे, तो ये 4π/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप डेविएशन पता लगा सकते हैं, और साथ में ये भी कि पार्टिकल कितने डिग्री तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो सेमी इनफाइनाइट या इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो बाउंड्री से जिस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल एंटर करता है उसी एंगल पर बाहर एग्जिट भी होगा, ठीक है ना। थर्ड केस, जब थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है जो 90 से कम है, तो हम इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स कर सकते हैं यहाँ पर। इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और ये आएगा v sin थीटा। Now there are 2 components. Number 1 v cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसकी वजह से पार्टिकल का लीनियर मोशन होगा। सेकंड कंपोनेंट जो है वो v sin थीटा है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और इसकी वजह से पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होगा। तो पार्टिकल का जो पाथ आएगा वो लीनियर प्लस सर्कुलर आएगा और ये पाथ होगा हेलिकल, जो 3 डायमेंशनल पाथ होगा जिसमें पार्टिकल घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। इस तरह से पार्टिकल का पाथ आएगा। जिसमें पार्टिकल घूमता घूमता आगे बढ़ेगा। ये जो पार्टिकल का रोटेशन हो रहा है ये v sin कंपोनेंट के कारण हो रहा है। ये पाथ हेलिकल कहलाएगा और ये लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। और क्योंकि रोटेशन v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से हो रहा है तो यूं तो रेडियस का फॉर्मूला mv/bq होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा mv sin थीटा by bq बिकॉज द पार्टिकल रोटेट्स ड्यू टू कंपोनेंट v sin थीटा। और 2 सर्किल के बीच में जो डिस्टेंस है, या ये बोलें कि एक सर्किल में एक रोटेशन में पार्टिकल कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस कहलाता है पिच। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। पिच होता है लीनियर डिस्टेंस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो डिस्टेंस तय होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल स्पीड होती है v cos थीटा और टाइम लगेगा t टाइम पीरियड के बराबर। टाइम पीरियड 2 पाई m बाई बी क्यू, तो ये हो जाएगा 2 पाई m v cos थीटा बाई बी क्यू। यानी कि पिच भी m बाई क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और रेडियस भी m बाई क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अगर आपने थीटा को सेम रखा है तो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए। तो अलग अलग पार्टिकल्स अगर एक साथ एक ही एंगल पर एक ही स्पीड से फेंके जाएंगे तो भी उनकी पिच और रेडियस अलग अलग होगी, जो डिपेंड कर रहा है किस पर, m बाय क्यू पर। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ेंगे। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम
फोर्स ऑन वायर पढ़ेंगे। इसका केस नंबर 2 जो मैंने डिटेल में पढ़ाया है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके सारे केसेस पर अपना ध्यान लगाएंगे। डीपीपी मैंने जो दी है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और परसों हम इसकी डीपीपी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।